सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अमिता नीरव जी द्वारा रचित कहानी ख्वाहिशों की पगडंडी। बाहर बर्फ गिर रही है, सब जगह बस सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आ रही है। सप्ताह भर में ये पूरा शहर नाप लिया है, जिसे मसूरी कहते हैं, सुरकुंडा देवी से लेकर धनोल्टी के जंगल तक। तो इनको कोई बहुत मज़ा नहीं आया, बस कैंपटी फॉल के ठंडे पानी में उसने मज़ा किया। बर्फबारी के शुरुआती दिन को छोड़कर बाकी सारा टूर ही बोरिंग लग रहा है। कोई साथी नहीं है। मम्मी पापा तो बड़े हैं, उनके साथ कितना खेला जा सकता है। वो बहुत देर तक बाहर बर्फ से खिलौने बनाता रहा था। फिर मम्मी ने उसे अंदर बुला लिया था। बेटा, सर्दी बहुत है, बीमार हो जाओगे, आ जाओ, अब बहुत हो गया। वो खुद भी थक गया था। अब वो लौटना चाहता था घर, स्कूल, दोस्तों के पास। अक्सर उसे बहुत अकेला लगता है। अकेला ही तो है वो। मम्मी पापा की अपनी दुनिया है, फिर वो अपने मन की बात उनसे वैसे खुलकर नहीं कह पाता जैसे वो कहना चाहता है। इसलिए उसे स्कूल अच्छा लगता है। हालांकि पापा नहीं चाहते कि वो उस स्कूल में तुहिन को पढ़ाएं, क्योंकि उन्हें वो स्कूल उनके स्तर का नहीं लगता। लेकिन मम्मा नहीं चाहती है कि तुहिन उनसे अलग रहे, इसलिए तुहिन उसी स्कूल में पढ़ रहा है। वैसे वो उस छोटे से शहर का सबसे बड़ा, महंगा और आलीशान स्कूल है, फिर भी पापा को वो अपने स्तर का नहीं लगता है। तुहिन कभी कभी स्तर या स्टेटस को समझ नहीं पाता। कभी कभी तो वो पापा को ही नहीं समझ पाता। क्यों पापा उसे राहुल के साथ खेलने के लिए, उससे बात करने के लिए मना करते हैं, जबकि राहुल के पास खेलने के लिए कितने नए नए आइडियाज़ होते हैं। सच, टाउनशिप के गार्डन के उस अमरूद के पेड़ पर चढ़ने में कितना मज़ा आया था। वो तो यदि एल्बो की चोट से मम्मी ने देखा नहीं होता तो मैं पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ना सीख चुका होता। और उस दिन जब मैं चुपके से टाउनशिप से बाहर उसकी बस्ती में चला गया था, राहुल के दोस्त और हमने सितोलिया खेला था, कितना मज़ा आया था। लेकिन जब एक दिन मैंने बातों बातों में पापा से सितोलिया के बारे में पूछा तो गुस्सा हो गए। जाहिलों के खेल हैं, तुम्हें घर में ही कितने सारे गेम्स लाकर दिए हैं, वो खेलो। फिर धीरे से बोले, बेटा, इस तरह के खेलों से चोट लगने का खतरा होता है। उन्होंने अपनी बाईं तरफ के बालों को ऊपर करके तुहिन को बताया कि कैसे बचपन में उनको सिर पर गिल्ली से चोट लग गई थी। तुहिन सोचता है, चोट लग सकती है, हाँ, लेकिन फिर उसे याद आया कि मम्मी ने ना तो सितोलिया खेली, ना ही गिल्ली डंडा, और पेड़ पर भी नहीं चढ़ी, बस बाथरूम में फिसल गई तो उन्हें चोट आ गई। कितने दिन हाथ पर प्लास्टर लेकर रही। और राहुल ने तो कभी भी नहीं बताया कि उसे खेलते हुए कभी चोट लगी। उसके दोस्त भी कितने मज़ेदार हैं। वो जितेंद्र, उसने अपने टीचर की कैसी नकल निकाली थी। यदि उसे देखो ना तो लगे कि सचमुच में उनके टीचर ही हों। ऐसे ही तो करते हैं सारे टीचर। वो खिड़की में खड़ा खड़ा और ज़्यादा उदास हो गया था। वो बाइनाकुलर से आसपास देख रहा था। तभी उसकी नज़र जरा नीचे के एक छोटे से घर के अहाते में गई थी। लंबे लंबे ओवरकोट से पहने 3 बच्चे एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक रहे थे, कितनी मस्ती कर रहे थे। और एक वो है, उसे फिर से राहुल और उसके दोस्त याद आ गए। उस शाम जब वो स्कूल बस से टाउनशिप के बाहर उतरा तब तेज़ बारिश हो रही थी। मम्मा भी शायद किसी पार्टी में गई थी। बारिश से बचने के लिए वो शेड में खड़ा था, तभी देखा कि राहुल अपनी बहन रोशनी और बस्ती के दोस्तों के साथ सड़क पर जमा हुए पानी में उछल उछल कर खेल रहे थे। उसका भी मन एकदम से किया कि वह भी दौड़ कर वहाँ पहुँच जाए, लेकिन तभी मम्मा की कार उसके सामने आकर रुक गई। उसका तो दिल ही टूट गया। वो फिर से उदास हो गया। उसने होटल के कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई थी। बड़ा खुला और आलीशान कमरा था। बेड के सामने वॉल टू वॉल विंडो थी, बड़े और भारी पर्दे, छोटी सी पेंट्री जिसमें एक इंडक्शन प्लेट थी, चाय कॉफ़ी का सारा सामान था और तरह तरह के बिस्किट। एक छोटा फ्रिज था जिसमें अंडे, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स रखे हुए थे। पापा ने इसमें आइसक्रीम, चॉकलेट और कुछ फ्रूट्स भी लाकर रख दिए थे। पार्टीशन के पीछे डाइनिंग टेबल थी और उसके पीछे ही एक कॉरिडोर था जो पास ही के छोटे कमरे तक ले जाता था। कॉरिडोर में ही एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम में खुलता था। हाँ, टीवी भी तो था। फिर भी तुहिन उदास है और बहुत ऊबा हुआ भी। पापा मम्मी एक दोस्त के यहाँ पार्टी में गए हैं। उसे ये बड़ों की पार्टियाँ जरा भी नहीं भाती। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो दीदी, हेलो भैया,
हर एक से कहना, और कोई गाल थपथपाता है तो कोई गालों की चिकोटी काटता है, कोई किस कर जाता है। उसे ये सब बड़ा अजीब लगता है। मज़ा तो आता नहीं, उल्टे चिढ़ आती है, ऊब होने लगती है। हालांकि कई दोस्त भी मिलते हैं, लेकिन सब उसी तरह के जंजाल में फंसे होते हैं। पापा मम्मी उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, ब्ला ब्ला ब्ला। सोचते सोचते वो रुआंसा हो गया। थोड़ी देर टहलता रहा। फिर उसने अपना कंसोल मूव किट वाला PS4 निकाला, टीवी से फिट करके खेलने लगा। थोड़ी देर लॉन टेनिस खेलता रहा, फिर जरा रुककर फ्रिज में से एक आइसक्रीम निकाली और उसे खा ली। फिर खेलने लगा। जब खेलते खेलते शरीर गर्म हो गया और पसीना आने लगा, तब खिड़की के शीशों को खोल दिया। कपकपाती हवाएं कमरे में घुस गईं। वो भी कांप गया और खिड़की बंद कर ली। पलंग पर लेट गया। फिर से उदासी सिर उठाने लगी थी। अकेलापन घिरने लगा तो उसे रोना आ गया। रोते रोते पता नहीं कब उसकी नींद लग गई। रात न जाने कब मम्मा ने थर्मामीटर लगाया, उसे पता नहीं। नींद तब खुली जब मम्मा सिरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां बदल रही थी। सुबह होते ही पापा ने होटल मैनेजर को फ़ोन किया और डॉक्टर आ गए। उन्होंने थर्मामीटर लगाया, पल्स देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर देखा, कुछ दवाएं लिखी, कुछ बातें तुहिन से पूछी और फिर कुछ मुस्कुराकर बोले कि सर्द गर्म होने से फीवर आ गया है, शाम तक तुम ठीक हो जाओगे। तुहिन के लिए अब ये बात बेमानी है, उसे तो बस घर जाना है, वो यहाँ ऊब गया है। पापा, हम घर कब लौटेंगे? उसने प्रखर से पूछा था। बेटा, कल का दिन और है, परसों तो हम अपने घर होंगे, प्रखर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा, क्यों, मज़ा नहीं आया यहाँ? बोर हो गया मेरा बच्चा? तुहिन थोड़ा असमंजस में आ गया। सोचने लगा कि यदि कहेगा हाँ तो पापा को बुरा लगेगा, इसलिए कुछ सोच कर बोला, नहीं, मज़ा तो आया, लेकिन अब घर की याद आ रही है। फिर स्कूल भी तो खुल गए ना। विंटर वेकेशन तो सिर्फ 1 वीक की होती है पापा, हमें तो 10 डेज हो गए हैं। बहुत लॉस होगा ना। और खुद ही अपनी चतुराई पर मुग्ध भी हो गया। बस बेटा, कल तुम एकदम ठीक हो जाओ, देहरादून तक की रोड ट्रिप है, फिर तो हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तो इनको याद नहीं वो कब से बस एयर ट्रेवल ही कर रहा है। आसपास कहीं जाना हो तो रोड ट्रिप पर तो पजेरो है ही। सफ़र का यही रूप तुहिन की स्मृति में है। उस पॉश सी लोकेलिटी के टाउनशिप में प्रखर की लग्जरी विला है। सामने छोटा सा लॉन है और छत पर स्विमिंग पूल। गोया कि ऐशो आराम की हर चीज़ वहाँ हाजिर है। प्रखर और मीरा तुहिन के जीवन को सारी खुशियों से भर देना चाहते हैं। क्यों नहीं? आखिर तुहिन उनकी ज़िंदगी में आया भी जरा देर से था। दोनों ही अपने इकलौते बेटे पर जान छिड़कते थे। इच्छा पैदा होने से पहले पूरी कर देते थे। लेकिन तुहिन का मन उन सारी चीज़ों के पीछे भागता है जो उसे हासिल नहीं है। जैसे उस दिन मम्मा ने घर में पार्टी रखी थी। तुहिन का सैटरडे का ऑफ था। राधा आंटी पार्टी की तैयारियों में मम्मा का हाथ बटा रही थी, तभी राहुल के स्कूल से फ़ोन आया था कि राहुल की तबीयत खराब है, उसे यहाँ से ले जाओ। मम्मा को पार्टी में राधा आंटी की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए राधा आंटी को कह दिया, राहुल को यहीं ले आ, तो इनके कमरे में आराम कर लेगा, तू काम भी कर लेना और राहुल को भी देख लेना। राहुल जैसे ही आया, मम्मा ने गायत्री आंटी को बुलाकर उसे दिखा दिया। गायत्री आंटी ने उसे घर से ही कुछ दवाएं दे दी। थोड़ी देर में ही राहुल का बुखार उतर गया। राधा आंटी ने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने बताया कि उसका टिफ़िन वैसा ही पड़ा हुआ है। जब राहुल ने अपना टिफ़िन खोला तो आलू की सूखी सब्जी, सरसों के तेल वाला आम का अचार और पूरी देखकर तुहिन का मन डोल गया। जाने कैसे राहुल ने भांप लिया। उसने अपना पूरा टिफ़िन तुहिन के सामने रख दिया। चूंकि मम्मा का पूरा ध्यान पार्टी पर था, इसलिए उन्होंने राधा आंटी को पूरी छूट दे रखी थी। जब तुहिन ने राहुल का टिफ़िन फिनिश कर दिया तो उसे जरा अपराध बोध आ गया। आखिर राहुल तो भूखा ही होगा ना। उसका टिफ़िन भी तो तुहिन ने ख़त्म कर दिया। उसे थोड़ी झिझक भी हुई कि वो राहुल को वही बोरिंग नट चॉकलेट्स या पैक्ड केक देगा, जबकि उसने तो अभी अभी राहुल का कितना डिलीशियस टिफ़िन फिनिश किया है। फिर भी उसे लगा कि राहुल के खाने के लिए उसे कुछ तो देना ही चाहिए। वो किचन में गया। उसने फ्रिज में से कुछ फ्रूट्स निकाले, केक, बिस्किट और चॉकलेट्स एक ट्रे में सजाकर अपने कमरे में ले आया। उसने सब कुछ राहुल के सामने रख दिया। राहुल की आंखें चौंधी आ गईं। उसने भी मन भर कर खाया। तुहिन को भी तृप्ति हुई। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह बिना किसी डर और आशंका के पहली बार मिले थे। अक्सर तो मम्मा से छुपकर ही वो राहुल के पास जा पाता था। राहुल तो खैर डरता ही था। तुहिन को याद आता है कि जब काम की बात करने के लिए पहली बार राधा आंटी इस घर में आई थी तो साथ में राहुल भी था।
वो किस तरह सहमा हुआ था और किस तरह से घर को देख रहा था। तुहिन को भी अच्छा लगा था कि उसका घर कितना खूबसूरत है। मम्मा ने लेकिन राहुल से जरा भी बात नहीं की थी। तुहिन उसे देखकर मुस्कुराया तो राहुल ने भी गर्दन झुकाते हुए बहुत शर्मीली सी मुस्कुराहट से जवाब दिया था। उसे लगा था कि राहुल से दोस्ती की जा सकती है। फिर उस दिन जब राहुल को अपनी बर्थडे गिफ्ट दिखाई तो तुहिन देख नहीं पाया था कि पापा नाराज थे। राहुल के जाते ही पापा ने जब उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहा था कि राहुल से दोस्ती करने के बारे में सोचना भी मत, तुहिन थोड़ा उलझा था। उसकी आंखों में क्यों लहराया था, लेकिन पापा का रुख देखकर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। मम्मा का तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कभी तो राधा आंटी के साथ खूब हंसती बतियाती हैं तो कभी कोई बात ही नहीं करती, लेकिन उसे राहुल का साथ अच्छा लगता है। सारे सफ़र में उसके मन में कई विचार आते जाते रहे हैं, कई सारे चित्र कौंधे हैं। पापा साल में 2 बार बाहर घुमाने ले जाते हैं, हर बार दूर ही जाते हैं और हर बार प्लेन में ही सफ़र करते हैं। कई बार उसे ये भी लगता है कि वो कोई खरीदा हुआ खिलौना है जिसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। कई बार तो इनका जहन उलझ जाता है, आखिर बच्चा ही तो है। ठीक वैसा होता है कि दोपहर में कोई इतनी गहरी नींद सोया हो कि जागकर उसे लगे कि अरे सुबह हो गई। तुहिन के साथ भी ऐसा ही होता है। सफ़र में सो जाता है, जागकर उसे या तो बर्फ़ की कल्पना होती है या फिर समुद्र की लहरों की। ज़रा देर लगती है उसे ये मानने में कि वो अपने शहर में आ गया है और अपने घर में ही है। घर आ गए थे। रविवार की छुट्टी मनाकर सोमवार को सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। मम्मा भी आजकल पापा के साथ ऑफिस जाने लगी हैं। घर में क्या करें, तुहिन स्कूल में रहता है, स्कूल से आकर गिटार क्लास चला जाता है, कुछ न कुछ तो उसका भी चलता ही रहता है। तुहिन अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में लंच कर रहा था। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था तो बच्चों का कोई ग्रुप खेल रहा था। कुछ बच्चे लाइन बनाकर दौड़ रहे थे। आगे वाला बच्चा अपने मुंह पर अपनी खड़ी हथेली रखे हुआ था। अंगूठा उसकी चिन को कवर कर रहा था और पहली उंगली नाक पर। मुंह से कोई आवाज़ निकाल रहा था और उसके पीछे 8-10 बच्चे दौड़ रहे थे कतार में। तुहिन ने सरल से पूछा था, ये क्या कर रहे हैं? सरल ने उनकी तरफ देखते हुए उपहास में कहा था, ट्रेन ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन। तुहिन की आंखों में कौतूहल जागा था। ट्रेन? फिल्मों में, टीवी सीरियल्स और कार्टून फिल्मों में भी ट्रेन देखी थी, असली ज़िंदगी में नहीं देखी कभी भी। सफ़र करना तो दूर की बात है। उसने सरल से पूछा, तूने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? सरल मुस्कुराया, हाँ, इन छुट्टियों में हम चाचा के गांव गए थे ना, ट्रेन से ही गए थे। फिर खुद ही पूछा, तूने कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया? तुहिन के चेहरे पर मायूसी उभरी थी। वो हाँ ना कुछ नहीं कह पाया। सरल ने उसके चेहरे के भावों से जवाब बूझ लिया था। दोनों चुप रहे। तुहिन की मासूम उत्सुकता ने जल्दी ही मायूसी को ढक लिया था। कैसा लगता है ट्रेन में सफ़र करना? मज़ा आता है यार। जब हम पिछले साल चाचा की बारात में गए थे ना, तब तो इतना मज़ा आया था कि पूछो ही मत। सरल ने उत्साह से बताया था। दादाजी ने पूरी बोगी ही बुक करवा ली थी। करीब 100 लोग सो सकते हैं एक बोगी में। 2 दरवाजे होते हैं, दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर लिए और सारे बच्चों ने क्या उधम मचाया था। भैया और दीदी ने कई तरह के गेम्स खिलवाए थे हमें। हमने लुका छिपी खेली। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो बच्चों की डिमांड्स होती, कभी आइसक्रीम की तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स की, चिप्स, चॉकलेट, कोकोनट, लेमन जूस, भेल। बहुत मज़ा आता है। इतना बोलकर उसने तुहिन के चेहरे को गौर से देखा था। उसे लगा था कि तुहिन को भी मज़ा आ रहा है, वो और भी कुछ सुनना चाहता है। उसने बताया कि हम सब गांव गए थे, तब भी बहुत मज़ा आया था। पता है, रेल और घर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जैसे हम घर में सो सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी खेल सकते हैं, उसी तरह रेल में भी कर सकते हैं। बस यूं समझ कि रेल चलता फिरता घर है जो हमें दूसरे शहर पहुंचा देता है। सरल की इतनी दिलचस्प बातचीत में तुहिन को बहुत मज़ा आ रहा था। साथ ही उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। उसे लगा कि पापा कभी ट्रेन में क्यों नहीं ले जाते। उसने तय किया कि इस बार तो वह पापा से कहेगा कि वो ट्रेन से ही जाना चाहता है और 2-4 घंटे नहीं, 2-4 दिन तक ट्रेन में ही रहना चाहता है। बड़ा उत्साहित हो रहा था वह स्कूल में। शाम को जब तीनों खाने की टेबल पर बैठे तो उसने अपनी प्लेट में दाल चावल को चम्मच से हिलाते हुए प्रखर से कहा था, पापा हम ट्रेन से सफ़र क्यों नहीं करते हैं? कितना मज़ा आता होगा ना। जाने प्रखर किस मन स्थिति में था, चिढ़कर बोला, ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो? कितने दिन खराब होते हैं पता भी है। हर बार तुम्हें एयर ट्रेवल करवाता हूँ, कितना पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन तुम्हें वही ट्रेन में सफ़र करना है। क्या रखा है ट्रेन में सफ़र करने में?
प्रखर के चिढ़ने से तुहिन सहम गया, चुपचाप खाना खाया और सोने चला गया। न मीरा को यह एहसास हुआ और न ही प्रखर को कि उसका यह व्यवहार तुहिन को बहुत आहत कर गया है। उस दिन जब तुहिन घर में था और मम्मा को शाहीन आंटी के साथ शॉपिंग पर जाना था, तभी राधा आंटी आ गई थी। मम्मा ने राधा आंटी को तुहिन की देखभाल के लिए कहा तो उन्होंने राहुल के स्कूल से आ जाने की बात कही थी। मम्मा ने कहा, राहुल को भी यहीं ले आ, 2-3 घंटे में हम लौट आएंगे, तब तू चली जाना। ट्रेन तुहिन के मन में बस अटकी पड़ी थी। राहुल से भी उसकी ट्रेन के बारे में ही बातचीत हुई तो राहुल ने बताया कि जब वो अपने गांव जाता है तो ट्रेन में ही जाता है। बहुत भीड़ होती है यार, लेकिन जब जगह मिल जाती है तो क्या मज़ा आता है। फिर उसने आगे जोड़ा, आजकल तो बाबा रिजर्वेशन करवा लेते हैं तो जगह की कोई मारा मारी नहीं होती है। एक पूरी सीट आपको मिलती है बैठने सोने के लिए। चलता फिरता घर ही हुआ करती है ट्रेन तो। राहुल ने पूरी लापरवाही से उसे बताया था। तुहिन ने राजदारी के अंदाज में राहुल से पूछा, तू अपने गांव ले जाएगा मुझे ट्रेन से? राहुल के मन में थोड़ा सा डर उभरा। हाँ, लेकिन कैसे? तुहिन ने थोड़ा साहस जुटाया। आखिर वो राहुल से बड़ा जो है। देख, तुझे तो मालूम है तेरा गांव कहाँ है। राहुल ने सिर हिलाया। तुहिन ने फिर से कहा, और ये भी कि तेरे गांव जाने वाली ट्रेन कितने बजे आती है? हाँ, तो फिर माने? राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर तुहिन कहना क्या चाहता है। देख, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। यदि तू अपने घर में भी बताएगा तो तेरी माँ तुझे जाने नहीं देंगी। तो हम किसी को कुछ भी बिना बताए घर से चले जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, तेरे गांव पहुंचकर भैया से फ़ोन करवा देंगे, बस। इट्स सिंपल। तुहिन ने सारा प्लान समझाया। राहुल थोड़ा डर गया। यदि तेरे या मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो बहुत पिटाई होगी, उसने जरा सहम कर कहा। तुहिन ने भी इस विषय पर सोचा, फिर बोला, हाँ यार, पिटाई तो होगी। मायूसी छा गई, लेकिन फिर उसने राहुल के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली। तू मेरा दोस्त है ना? राहुल ने मासूमियत से अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाया। तो देख, मार तो मुझे भी पड़ेगी, क्या तू अपने दोस्त के लिए मार नहीं खा सकता क्या? तुहिन की बात ने राहुल को भावुक कर दिया। उसने सोचा, मम्मी पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गलत बात पर मारते तो हैं, लेकिन कोई मार थोड़ी डालेंगे। दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता है। आखिर तुहिन मुझसे कितना प्यार करता है। सब कुछ तय हो गया। 3 दिन बाद राहुल और तुहिन टाउनशिप के बाहर मिले और चुपके से दोनों रेलवे स्टेशन चले गए। इससे पहले तुहिन ने अपनी गुल्लक में से सारे पैसे निकाल लिए थे। पकड़े जाने का डर था, इसलिए दोनों जल्दी ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मीरा तुहिन के लिए दफ्तर से जरा जल्दी आ जाती है। घर पहुंची तो तुहिन तब तक घर पहुंचा ही नहीं था। यूं 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता ही है। मीरा ने सोचा, ट्रैफिक की वजह से जरा देर हो सकती है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन जब आधा घंटा होने को आया तो मीरा का माथा ठनका। उसने स्कूल फ़ोन लगाया। स्कूल से पता चला कि छुट्टी तो तय वक्त पर ही हुई है। जब तुहिन के लिए पूछा तो उसकी क्लास टीचर को बुलवाया गया। उसने बताया कि उसने खुद तुहिन को बस में बैठाया है। बस ड्राइवर को बुलाया तो उसने बताया कि उसने तुहिन को टाउनशिप के गेट पर खुद उतारा है। बल्कि उसने ये भी बताया कि उसके साथ बैठी लड़की ने बस रुकवा कर उसकी वाटर बॉटल जो वो बस में भूल गया था उसे दी थी। फिर बस चली। मीरा ने प्रखर को फ़ोन लगाया। दोनों ही घबराने लगे थे। वक्त बहुत ख़राब चल रहा है और इस छोटे से कस्बे में प्रखर ने पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है। बच्चों के अपहरण और फिरौती की कितनी खबरें रोज़ सुनने में आती हैं। दोनों बुरी तरह घबरा गए। पता नहीं बच्चा कहाँ है और कौन उसे लेकर गया। अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं। भगवान करे सब ठीक हो, लेकिन अब क्या करें? प्रखर को एकाएक सर्वेश की याद आई। सर्वेश को फ़ोन करता हूँ। उसने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, मीरा चीखी थी, नो पुलिस! प्रखर, पुलिस को इन्वॉल्व मत करो प्लीज़, मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए। प्रखर ने मीरा को कंधे से पकड़ा। मीरा, काम डाउन। अभी तक हमें कोई फ़ोन नहीं आया है, इतना ख़राब कैसे सोच सकती हो? हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हो, या कहीं फिल्म देखने चला गया हो, या कहीं खेल ही रहा हो। एक बार सर्वेश से बात तो कर लेने दो। दोस्त है मेरा, राय देगा कि क्या करना चाहिए। प्लीज़ हैव फेथ इन मी। मीरा ने डबडबाई आंखों से प्रखर को देखा तो एक बारगी प्रखर का विश्वास भी डगमगा गया। लेकिन उसके पास विकल्प बहुत कम थे। सर्वेश से बात हुई। सर्वेश ने कहा, बस 1 घंटा। शहर में 3 दिन बाद राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कोई अपहरण करने की हिमाकत तो कर ही नहीं सकता। तुम दोनों शांत रहो और प्रे करो, बस। आश्वासन के उस 1 घंटे को मीरा ने प्रार्थना का घंटा बना लिया और प्रखर ने मन्नतों का। वक्त जैसे रुक सा गया था।
प्रखर मीरा के लिए और तुहिन राहुल के लिए भी। गांव जाने वाली ट्रेन लेट थी। राहुल ने तुहिन को यार्ड में खड़ी ट्रेन का मुआयना करवाया। तुहिन अभिभूत था। हाँ, ट्रैक पर और ट्रेन की गंदगी से थोड़ा सा निराश था, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने को लेकर उसमें बहुत रोमांच था। दोनों लौट कर फिर से प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। तुहिन को प्लेटफॉर्म पर लगे स्टॉल्स और ठेलों की चीज़ें लुभा रही थी। वो अभी कुछ खरीदने के बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक सामने सर्वेश अंकल दिख गए। तुहिन की हवाइयाँ उड़ने लगी। हेलो अंकल, बमुश्किल मुंह से निकला था। सर्वेश ने तुहिन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि आपके मम्मी पापा कितने परेशान हैं? तुहिन ये सुनकर रोने लगा। राहुल भी डर गया। सर्वेश ने दोनों को सांत्वना दी। दोनों को गाड़ी में बिठाकर प्रखर को फ़ोन किया। प्रखर को बताया कि तुहिन मिल गया है, लेकिन ये हिदायत भी दी कि बच्चे से शांति से पेश आना, गुस्सा मत करना। दोनों बच्चे सहमे हुए हैं। तुहिन और राहुल को लेकर सर्वेश घर पहुंचा। मीरा के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो तुहिन को गले लगाकर रोए ही जा रही थी। प्रखर तो बावला सा हो गया था। जब भावनाओं का तूफान थमा तो प्रखर ने तुहिन से पूछा कि बेटा, आप कहाँ जा रहे थे और क्यों? तुहिन ने सिसकते हुए बताया, पापा, मैं राहुल के गांव जा रहा था, ट्रेन में बैठकर। मुझे ट्रेन में ट्रेवल करना था। सॉरी पापा, अब कभी ट्रेन में नहीं जाऊंगा, सॉरी। तुहिन जोर जोर से रोने लगा। तुहिन को रोता देखकर राहुल भी रोने लगा था। मीरा ने राहुल को गोद में ले लिया। सर्वेश ने एक अर्थपूर्ण नज़र प्रखर पर डाली। प्रखर बुदबुदाया, मैं अपने अभाव तुहिन में भर रहा था, बिना यह सोचे कि तुहिन के अपने अभाव होंगे। मेरे अभावों की पूर्ति उसमें नहीं हो सकती है, मुझे उसके अभावों को ही भरना होगा। मीरा उसकी बातों का अर्थ समझ रही थी। सर्वेश समझने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।